शुरुआत करते दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं। इसके अलावा खास करके जम्मू एंड कश्मीर की ये डिमांड रही है कि सरकार ने यहाँ पर जो इसको यूनियन टेरिटरी घोषित करी है ये वाले स्टेटस को वो हटाए और यहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा से ही टालती रही है। अब देखिए, केंद्र सरकार एक तो चाहती है कि यहाँ पर जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो डायरेक्ट हमारे गतिविधियों का कंट्रोल है, उनको उनकी रोकथाम हो डायरेक्ट वो हमारे हाथ में होना चाहिए। एक बात ये चाहती है। दूसरे नंबर की बात वो ये भी चाहती है कि वो ये भी सोचती है कि देखिए, जब तक ये यूनियन टेरिटरी रहेगा, जब तक हमारा प्रभुत्व यहाँ पर बना रहेगा, हम लोगों को बताएंगे देखो कि हमने स्टेटस हटाया है, यूनियन टेरिटरी इनको बनाया और हमारा आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे ही ये विधानसभा क्षेत्र घोषित होता है या फिर यहाँ पर राज्य की सरकार आती है तो पुरानी जो बातें लोग बाग सब भूलने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि केंद्र सरकार से बेहतरीन तरीके से वहाँ पर सरकार चलने लग जाए, ये भी डर हो सकता है केंद्र सरकार के मन में। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। तो अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, लगभग 13 अपोजिशन की पार्टी ने ठीक है डिमांड करी है इलेक्शन कमीशन को कि आप यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कराइए। ठीक, इसमें कौन कौन शामिल है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला, ये मिले थे लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी नई दिल्ली में थर्सडे के दिन और सबमिट किया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसको? इलेक्शन कमीशन को, टू प्रेस फॉर अर्ली असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जल्दी से जल्दी असेंबली इलेक्शन होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, ऐसा ठीक है मेमोरेंडम सौंपा गया था। वहीं ये जो मेमोरेंडम है मेन रूप से देखा जाए तो कांग्रेस की प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, सीपीआईएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने इसमें साइन किए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार इन्होंने भी इसमें साइन किया था। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या क्या इसकी बेसिक कुछ बातें हैं। भारत के संविधान में भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक, भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक, 324 से 329 में निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। भारत में इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और ये एक परमानेंट ठीक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग में कौन कौन लोग शामिल हैं? सबसे ऊपर बैठता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनकी नियुक्तियां की जाती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल रहता है 6 साल का या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। और अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं 6 साल तक नौकरी कर सकते हैं या फिर 62 वर्ष की उम्र तक काम ये लोग कर सकते हैं। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर सैलरी और भत्ता मिलता है। शुरू में चुनाव आयोग जब बनाया गया था तो इसमें एक ही आदमी हुआ करता था, मुख्य चुनाव आयुक्त बस, लेकिन अक्टूबर 1993 में इसको हमने 3 सदस्य वाला बना दिया था क्योंकि काम का भार शायद उसके ऊपर ज़्यादा पड़ने लगा था। तो काम का बंटवारा करने के लिए थोड़ा थोड़ा आप भी ले लो, आप भी संभाल लो करके 3 सदस्य वाला आयोग बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन कौन से काम हैं? जैसे कि चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना, परिसीमन करना। इसके अलावा ठीक है जो मतदाता सूची है उसको तैयार करवाने का काम भी इसी का है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह भी देना,
चुनाव करवाने का काम, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू करने का काम भी किया जाता है। अब भारतीय संविधान ने कुछ प्रावधान किए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री तरीके से काम करे। ऐसा ना हो कि सरकार के दबाव में आकर के काम करने लग जाए, सरकार उसको जैसा बोलेगी वो वैसा करेगा। उसको एक फ्री एंड फेयर तरीके से हमेशा अपना काम करना है। इसके लिए संविधान ने कुछ प्रावधान किए हैं, जैसे कि ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान ने इसका निर्माण किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही आप हटा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो दर्जा होता है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के बराबर ही होता है। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं जिससे उनको घाटा हो। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद निर्वाचन आयोग से ही रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कौन कौन से क्षेत्रीय दल हैं हमारे देश में और क्या उनके चुनाव चिन्ह हैं। नेशनल लेवल की यदि आपकी पार्टी बनना चाहती तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए, जैसे कि लोकसभा आम चुनाव या फिर राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या फिर अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना आपको जरूरी है। या तो लोकसभा के चुनाव में या तो राज्य के विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या फिर अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% आपको प्राप्त करना है। इसका अलावा इसे किसी एक राज्य या फिर राज्यों की विधानसभा की कम से भी कम 4 सीट जीतना पड़ेगा। लोकसभा में 2% सीट होना चाहिए और ये कम से भी कम 3 अलग अलग राज्यों में हासिल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी पार्टी नेशनल लेवल की कहलाएगी। इसकी बाद वाली जो खबर है वो हम देखने वाले हैं पेन्नार रिवर से रिलेटेड, ठीक है। तो जो पेन्नार नदी, जिसे तेन पेन्नई नदी और दक्षिण पेन्नार नदी भी हम बोलते हैं, भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, ठीक है। इसीलिए जब कोई नदी 2 राज्यों से होकर के गुजरती है तो वो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। ये कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले की नंदी पहाड़ियों से निकली है और तमिलनाडु में कुड्डलोर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने पानी को गिराती है, ठीक है। एवरेज लेंथ यदि हम देखें तो 497 किलोमीटर है, विथ ए लेंथ ऑफ 497। दिस इज सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है तमिलनाडु में, जिसकी लंबाई है 497 किलोमीटर। कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो कि इसके किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि चिकबल्लापुर, बंगलोर, होसूर, कृष्णागिरी, कावेरीपट्टनम, ठीक है, तिरुवन्नामलाई और कुडलूर। तो ये पेन्नार रिवर से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। इसके बाद जो दोनों स्टेट हैं, दोनों स्टेट के बीच में क्या डिस्प्यूट है, अब देखिए। ऊपर वाला जो स्टेट है जहाँ से ये रिवर निकली है ना, वो यदि कहीं पर डैम बना देता है तो जाहिर सी बात है निचले स्टेट को फिर पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक यदि ऊपर में है, तमिलनाडु नीचे में आता है, तो जाहिर सी बात है यदि कर्नाटक डैम बना देता है तो पानी का जो फ्लो है वो रुक जाएगा और फिर पानी की कमी जाने लगेगी तमिलनाडु को, और यही डिस्प्यूट यहाँ पर चल रहा है। तो कर्नाटक का कहना है, देखिए जो भी विवाद है उसको हम बातचीत करके रिजॉल्व कर सकते हैं। हम एक डैम बना रहे हैं मार्कंडेय रिवर के ऊपर, यारगोल गांव पड़ता है कोलार डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकें। जो गांव पड़ते हैं कोलार, मल्लूर, बंगारपेट तालुका के अंतर्गत, उनको पीने का पानी अवेलेबल कराने के लिए डैम बना रहे हैं। इसके साथ साथ में स्टेट ने सभी तरह की जो परमिशन है वो प्राप्त कर ली है और डैम की जो कॉस्ट है वो 240 करोड़ रुपए पड़ रही है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जाने लगा तमिलनाडु के द्वारा।
उसका क्लेमिंग ये है कि सिंस मार्कंडेय जो रिवर है वो ट्राइब्यूटरी रिवर मानी जा रही पेन्यार रिवर की, तो यदि आप यहाँ पर डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कर्नाटका डैम का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये है आप जो डाउन स्ट्रीम है उसका जो नेचुरल फ्लो है उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु का कहना है दैट सिंस ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द स्टेट डिपेंड ऑन पेन्यार रिवर फॉर इरिगेशन एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर पर्पस, द डैम एंड डिवीजन ऑफ वाटर वुड हिट दैम हार्ड। अब चूंकि पेन्यार रिवर के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड हैं, लोग खेतों में सिंचाई करते हैं, पीने के लिए पानी यहीं से प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इट सेज बिल्डिंग ए रिजर्वायर टू ए ट्राइब्यूटरी ऑफ पेन्यार वायलेट द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। और यदि आप इसकी ट्राइब्यूटरी में इस प्रकार से डैम बनाते हैं तो जो कानून बना है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये जो प्रपोज्ड डैम है ये डाइवर्ट करेगा सरप्लस वाटर को, ठीक है, वर्थूर टैंक का जो सरप्लस वाटर है उसको उसकी हम डाइवर्ट करने वाले हैं। कर्नाटका इम्प्लीमेंट कर रहा है एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, कहाँ पर, येलामाप्पा चेट्टी लेक में, एंड इज वर्किंग ऑन ए स्कीम टू सप्लाई द वाटर फ्रॉम पेन्यार इन थेट्टानूर टू 160 टैंक्स। इस प्रकार से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद चल रहा है और उसी विवाद को लेकर के यहाँ पर हम एक न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। क्या वो विवाद है, क्यों, क्या इसकी सुनवाई चल रही है। न्यूज़ की बात करें तो देखिए केंद्र सरकार का अभी तक इंतज़ार ही कर रहा है तमिलनाडु। क्योंकि केंद्र सरकार पेन्यार ट्रिब्यूनल का गठन नहीं कर पाई है। ये ट्रिब्यूनल सुनवाई करने वाला था। 3 महीना की डेडलाइन फिक्स करी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक्सपायर्ड हो गई है लास्ट वीक। एंड स्टेट इज़ अवेटिंग यूनियन गवर्नमेंट्स नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इफोर्स टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू टॉक्स हैड फेल्ड। ठीक है, क्योंकि बातचीत के माध्यम से क्या हो रहा है ना कि बात नहीं बन पा रही है, इसीलिए अब केंद्र सरकार एक ट्रिब्यूनल का गठन करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन वो डेडलाइन ख़त्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट की और अभी केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल का गठन नहीं करी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन फिक्स कर दी थी कि आपको जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की स्थापना करना है, ताकि ट्रिब्यूनल रिवर पर जो विवाद चल रहा है उसको आप रिजॉल्व कर सकें। उसकी डेट एक्सपायर हो गई है ट्यूसडे को, और तमिलनाडु आज भी इंतज़ार कर रहा है केंद्र सरकार का कि कब केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम उठने वाला है। वहीं मिड दिसंबर में क्या हुआ था, कोर्ट ने केंद्र को 3 महीने का टाइम दिया था कि आप ट्रिब्यूनल का गठन करिए ताकि आप इस झगड़े को रिजॉल्व कर सकें। 2018 में तमिलनाडु ने फाइल किया था एक ओरिजिनल सूट अगेंस्ट कर्नाटका कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स एंड डाइवर्सनरी स्ट्रक्चर ऑन द रिवर। तो शिकायत करी गई थी तमिलनाडु की तरफ से कि वो यहाँ पर डैम बना रहा है, नदी के पानी की दिशा को मोड़ा जा रहा है। तो द डायरेक्शन केम आफ्टर द सेंटर हैज़ स्टेटेड दैट तमिलनाडुज कंप्लेंट वाज रिफर्ड टू ए नेगोशिएशन कमेटी। केंद्र सरकार ने क्या काम करा, नेगोशिएशन कमेटी के पास में ये मुद्दे को भेज दिया था। एंड देयर वाज नो लाइकलीहुड ऑफ सेटलमेंट बाय नेगोशिएशन, लेकिन यहाँ पर भी किसी प्रकार का सेटलमेंट नहीं हो पाया था। यूनियन गवर्नमेंट ने सबमिट किया था कि दैट इट वॉज लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूट ए ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट। फिर बाद में कहा कि नहीं, कमेटी से काम नहीं बन रहा, हम एक ट्रिब्यूनल का निर्माण करेंगे। 30 नवंबर 2019 को तमिलनाडु ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया कि इसको यूनियन गवर्नमेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूट करिए एक ट्रिब्यूनल को ताकि झगड़े को हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, और डिस्प्यूट ओवर द वाटर ऑफ द रिवर जिसका नाम है थेनपेन्नाई। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें
देखने को आज हमको मिल रही हैं। पहला जो एडिटोरियल लिखा गया है वो यूएस और रसिया के रिलेशन को बताता। तो हम देखते चले आ रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था उस टाइम में पूरा विश्व दो धड़े में बट गया था। एक तो जा रहे थे रसिया की तरफ और कुछ जा रहे थे अमेरिका की तरफ में, ठीक है। और दोनों देश कुछ ना कुछ प्रकार से एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान भेजने को लेकर के हो, चाहे वो किसी कोई भी मामला हो, ठीक है। तभी से शीत युद्ध चालू हो गया था। आज के टाइम में ये होड़ हम देख रहे हैं अमेरिका और चाइना के बीच में चल रही है। देखिए, अमेरिका और रसिया के बीच में यदि टेंशन रहता है ना, तो देखिए रसिया फिर युद्ध ख़त्म करने वाला नहीं है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका उसकी मदद करे। रसिया अमेरिका को की उलझा के रखेगा। तो द यूएस शुड फाइंड स्टेबिलिटीज इन टाइज विथ रसिया टू हेल्प एंड द यूक्रेन वार। कम से भी कम आप एक काम करिए ना, अब आप दोनों के बीच के जो रिलेशन है उसको आप नॉर्मल करिए, ताकि आप दोनों मिल कर के युद्ध को रोकने में मदद कर सकें या फिर आप युद्ध को रोक सकें। तो हाई एल्टीट्यूड मैन्योवरिंग हमको देखने को मिला था कहाँ पर, ठीक है, रशियन फाइटर जेट और अमेरिकन ड्रोन ब्लैक सागर के ऊपर में, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, यूएस का जो ड्रोन था उसको रसिया ने मार करके गिरा दिया था। और ये ट्यूसडे मॉर्निंग की बात है। इससे क्या हो गया है, और भी ज़्यादा यूएस के युद्ध के रुकने की जो संभावना है और कम हो गई। मतलब अब यूक्रेन के साथ में जो युद्ध है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यदि हम इस इंसिडेंट की बात करें तो पेंटागन ने क्या कहा है, रशियन SU-27 ने इंटरसेप्टेड किया है, मतलब रोक दिया है सर्विलांस ड्रोन को इंटरनेशनल एयर स्पेस में, डंपिंग फ्यूल ऑन द ड्रोन, कोलाइडिंग विद इट एंड फोर्सिंग इट डाउन। ठीक है, क्या क्या काम किया गया है, कैसे करके उसको मार करके गिराया गया है, ये बात बताई जाती। लेकिन रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इसका जो जेट था वर स्क्रैम्बल्ड आफ्टर ए यूएस ड्रोन वायलेटेड। ठीक है, हमने इसको इसीलिए गिराए थे, मारे थे, क्योंकि ये हमारी ठीक है, वायलेटेड एज टेम्पररी एयर स्पेस ऑफ द क्रीमियन पेनिनसुला डिक्लेयर फॉर इट्स वार इन द यूक्रेन एंड दैट अमेरिकन एरियल व्हीकल लॉस्ट एल्टीट्यूड इन शार्प मैन्यूवरिंग। तो वही बताया जाता है कि वो गलत एरिया में घुस गया था, हमारे एरिया में घुस गया था, और क्या कहेगा रसिया इसके अलावा। तो MQ9 ने रिकॉर्ड किया था इस इंसिडेंट को। फिर द वीडियो हैज़ बीन डीक्लासिफाइड एंड वुड हेल्प इस्टेब्लिश द ट्रूथ, और इस मीडियम के माध्यम से डीक्लासीफाई किया गया जाएगा और क्या ट्रूथ है इसको समझेंगे हम। लेकिन जो भी रीज़न रहा हो, द फैक्ट इज़ दैट यूएस लॉस्ट ए ड्रोन इन ब्लैक सागर। यूएस ने जो ड्रोन भेजा था वो काला सागर में गिर गया है। वेयर इट डज़ नॉट इवन हैव ए नवल प्रेजेंस, जहाँ पर उसकी नवल प्रेजेंस भी नहीं है। ये एक ग्रेव रिमाइंडर है कि कैसे करके क्लोज द न्यूक्लियर पावर हैव कम टू ए कॉन्फ्लिक्ट। दोनों जो देश हैं न्यूक्लियर पावर से संपन्न है और दोनों के दोनों जो है कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या रिजल्ट होगा, अमेरिका ने क्या काम करा, यूक्रेन को फिर से मदद करना चालू कर दिया। यूएस ने प्रोवाइड किया था $30 बिलियन से भी ज़्यादा की मिलिट्री असिस्टेंस। इसमें इंक्लूड क्या क्या था, ठीक है, एडवांस डिफेंसिव और ऑफेंसिव वीपन्स यूक्रेन को। क्यों? क्योंकि रसिया ने इन्वाजन कर दिया था, उसका जो अतिक्रमण है वो चालू हो गया था। एंड इम्पोज किया था टफ सैंक्शन ऑन मॉस्को। वाशिंगटन ने क्या कहा है कि हम जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं इस युद्ध में, लेकिन हम हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन को
कि वो अपनी टेरिटरी को, अपनी ज़मीन को बचा सके। वहीं रसिया का आरोप ये लगाया जा रहा है कि सब के सब मिल कर के, ठीक है, जो पूरा पश्चिम है मिल कर के, ठीक है, वो रसिया को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। As the war drags on, the Russia's failure to take a quick victory, the relationship between Washington and Moscow has broken down. कुल मिलाकर के रसिया उतने जल्दी सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है, विक्ट्री उसको नहीं मिल पा रही। इसका रीज़न मेन यही है। इसके साथ साथ में वाशिंगटन और मॉस्को के बीच में जो रिश्ते हैं ना, और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। लास्ट मंथ ही रसिया ने सस्पेंड कर दिया था अपने पार्टिसिपेशन को। पहले वो स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल टीटी का एक हिस्सा हुआ करता था, अब वो उससे बाहर हो गया है। द लास्ट ऑफ द कोल्ड वार एरा वीपन कंट्रोल मैकेनिज्म, दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध कोल्ड वार एरा के टाइम में एक ट्रीटी करी गई थी, ठीक है, शांति स्थापना के लिए, लेकिन इससे भी अब रसिया क्या है, बाहर आ गया है। यदि दोनों के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है, ठीक है, दोनों के बीच में जो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है वो स्थिर तरीके से डीपनिंग होते जाए, गहरा होते जाता है इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में, तो एक परफेक्ट रेसिपी हो जाएगी डिजास्टर के लिए ग्रेट पावर राइवलरीज के बीच में, ठीक है। मतलब दोनों आपस में यदि डिस्कस कर रहे हैं, विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में दोनों के बीच में हमें युद्ध देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि क्या हो गया है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्लियरली क्या कहा है, ठीक है, कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है रसिया के साथ में। irresponsible and high risk maneuvering or even accident could lead to a Pentagon, ठीक है, miscalculation and unintended escalation। तो हम देख रहे हैं जब तक कि दोनों देशों के बीच में रिलेशन ठीक ठाक नहीं हो जाते हैं, तब तक ये जो यूक्रेन वाला युद्ध है वो रुकने का नाम नहीं लेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत के अर्धसैनिक बलों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे करके हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पुलवामा अटैक देखा था, बहुत सारे सीआरपीएफ के जवानों की डेथ हो गई थी। तो ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसको हमें चिन्हित करना है, और उन प्रॉब्लम के चलते चलते यदि हमारे अर्धसैनिक बल दिक्कत का सामना कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हमें रिजॉल्व करने की कोशिश करना है। पिछले महीने एक बार फिर पुलवामा हमले की याद में एक दिन गुजर गया है। दिन कौन सा है? 14 फरवरी 2019 को। हम इसको सबसे बड़ा हमला मान रहे हैं अर्धसैनिक बलों की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में 40 जवानों की इसमें डेथ हो गई थी। पुलवामा जो अटैक हुआ था थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि अनप्रेसिडेंट हमको पब्लिक आउटक्राई देखने को मिला था। पूरी जनता जो है गुस्से में थी। द इमोशनल रिस्पॉन्स टू इवोक्ड इन द कंट्री कट अक्रॉस all section of society. As a force, the CRPF takes everything in its stride. मतलब सब कुछ जो है सीआरपीएफ के पक्ष में चला गया था। इस डार्क डे के दिन के पहले यदि हम बात कर लें 6 अप्रैल 2010 को 76 सीआरपीएफ के जो पर्सनल थे तो 76 लोगों की हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, ठीक, वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनके द्वारा। इट इज सैडनिंग दैट दिस टेरिबल अटैक फेडेड अवे फ्रॉम पब्लिक अटेंशन इवन दाउ इट वाज अनदर डार्क डे। लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा जनता का ध्यान नहीं गया था, जबकि वहाँ तो 40 ही लोगों की डेथ हुई थी, यहाँ तो 76 सीआरपीएफ के लोगों की डेथ हुई थी। तो ये क्या है, अपने आप में बन गया था डेडलिस्ट अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस इन एनी कंट्री इंसर्जेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद भारत में अभी तक देखा जाए ना तो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनके द्वारा
इतने लोगों को कभी नहीं